गुड आफ्टरनून। आइए हम लोग चर्चा कर रहे थे गरीबी के दुष्चक्र के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस पर चर्चा हम लोगों ने किया। इसके कुछ शेष जो है पॉइंट्स बच रहे हैं, उस पर चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। और आइए शुरू करते हैं। गरीबी के दुष्चक्र के अंतर्गत जो है इसका जो है कुछ प्रमुख पक्ष होता है। गरीबी के दुष्चक्र का कुछ प्रमुख पक्ष होता है। इसका जो है मेन साइड्स होता है, प्रमुख पक्ष। पूंजी की पूर्ति और पूंजी की मांग के आधार पर जो है इसके दो साइड होते हैं, एक मांग पक्ष और एक पूर्ति पक्ष। आइए हम इसी पर चर्चा करते हैं। इसके जो है प्रमुख पक्ष की जो है प्रमुख पक्ष में जो है आपका टू साइड हो जाएगा। एक आपका मांग पक्ष हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा पूर्ति पक्ष। पूर्ति पक्ष देखिए, गरीबी के दुष्चक्र का जो मांग पक्ष होता है ये क्या बताता है। चूँकि गरीबी का जो दुष्चक्र होता है ये अल्पविकसित देशों में पाया जाता है, विकासशील देशों में पाया जाता है। तो ये देश क्या होते हैं, ये देश पिछड़े हुए होते हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई होती है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर उत्पादकता कम होती है। उत्पादकता कम होने से क्या होता है कि लोगों की जो आय होती है, इनकम होती है, वो कम होती है। चूँकि लोगों की आय कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि डिमांड कम हो जाता है, मांग कम हो जाता है। और जब मांग नहीं होगा तो इससे क्या होगा, जो निवेश होगा वो निरुत्साहित होगा, हतोत्साहित होगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, निवेश कम हो जाएगा। और जब निवेश कम होगा तो उससे क्या होता है, उससे होता है क्या कि पूंजी निर्माण कम हो जाती है। यानी पूंजी निर्माण की जो दर है वो कम हो जाती है, या फिर कह लीजिए पूंजी निर्माण में कमी आ जाती है। और पूंजी निर्माण में कमी से क्या होता है, फिर से उत्पादकता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और उत्पादकता कम होने से फिर आय कम हो जाती है। यानी फिर से क्या बन जाता है, ये फिर वही प्रक्रिया दोहराना शुरू कर देता है। अर्थात ये चक्र बन जाता है ना, एक चक्र के रूप में चलना शुरू कर देता है। चूँकि ये मांग से संबंधित होता है इसलिए इसको मांग पक्ष कहते हैं। ठीक है, आइए इसी को जो है हम चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि ये मांग पक्ष के अंतर्गत गरीबी के दुष्चक्र का मांग पक्ष क्या होता है, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको हम चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से चित्र बनाएंगे और चित्र बनाकर फिर इसको हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको हम एक चित्र बनाएंगे और चित्र के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम दिखाएंगे कि उत्पादकता क्या होती है, कम होती है ना। उत्पादकता कम होती है। पिछड़े हुए देशों में क्या होता है, उत्पादकता कम, क्योंकि गरीब देश होते हैं। गरीब देश होने के कारण यहाँ पर जो उत्पादकता होती है, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता क्या होती है, लो होती है, कम होती है। हमने एरो का निशान लगा दिया नीचे की तरफ, मतलब कम होती है। ऊपर की तरफ रहता तो बढ़ती है ना, तो बढ़ती हुई के लिए ऊपर और घटती हुई के लिए नीचे, ये संकेत अक्षर है आपका। और उत्पादकता कम होने से क्या होता है कि आय कम हो जाता है। आय कम होने से मांग कम हो जाएगा, आय कम हो जाएगा। आय कम होने से क्या होगा, आपका डिमांड, मांग कम हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि मांग कम होने से निवेश जो है निरुत्साहित होता है, और ऐसी स्थिति में निवेश क्या होता है, कम हो जाता है ना। निवेश कम हो जाता है। निवेश, जिसको विनियोग भी बोलते हैं, इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ये कम हो जाता है, लो हो जाता है। और इसके कम होने से क्या होता है कि पूंजी निर्माण में कमी हो जाती है। क्या होता है, पूंजी निर्माण में क्या होती है, कमी हो जाती है ना।
और पूंजी निर्माण में कमी से क्या होता है, उत्पादकता कम हो जाता है। इसको इस प्रकार से आप सर्कल के रूप में आप इसको दिखा सकते हैं, है ना, आप इस तरीके से देखिए, इस तरीके से चक्र बन गया। यहाँ पर आप एरो लगा सकते हैं और ये एरो क्या दिखाएगा, एरो दिखा रहा है कि जो चक्र है ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। एरो दिखा रहा है कि जो चक्र है कैसे घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है ना। यानी क्या दिखा रहा है ये कि उत्पादकता कम होने से आय कम हो रही है, आय कम होने से मांग कम हो रही है, मांग कम होने से निवेश कम हो रही है, निवेश कम होने से पूंजी निर्माण कम हो रही है, पूंजी निर्माण कम होने से उत्पादकता कम हो रही है। फिर से ये सर्कल जो है आपका घूमना शुरू करता है, रिपीट करना शुरू करता है ना। चूँकि ये गरीबी का जो है माघ पक्ष को जो है दिखाता है, इसलिए आप चाहे तो यहाँ आप माघ पक्ष लिख दें, माघ पक्ष। इस प्रकार जो है गरीबी के दुष्चक्र के माघ पक्ष के कारण जो है ये जो गरीबी का दुष्चक्र होता है ये चलता रहता है और एक निर्धन देश, एक गरीब देश वो गरीब ही बना रहता है। जिस प्रकार से गरीबी के दुष्चक्र का एक माघ पक्ष रूपी कुचक्र होता है, इसी तरीके से इसका एक और साइड होता है जिसको पूर्ति पक्ष कहते हैं, और वो भी एक कुचक्र होता है जो कि चलता रहता है और गरीब देश को जो है क्या करता है, गरीब ही बनाए रखता है। पूर्ति पक्ष में क्या होता है, मैंने आपको बताया पूंजी की पूर्ति में कमी होने से जो है क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर भी वही स्थिति है कि यहाँ पर भी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, पिछड़े देश होने के कारण, है ना, क्या होता है कि यहाँ पर उत्पादकता कम होती है। उत्पादकता कम होने से क्या होता है, लोगों की आय कम हो जाती है। लोगों की आय कम होने से बचत कम हो जाती है। आय कम रहेगी तो बचत कम हो पाएगा, और बचत जब कम होगा तो विनियोग या निवेश कम होगा, और निवेश कम होने से क्या होता है, पूंजी निर्माण में कमी हो जाती है, और पूंजी निर्माण में कमी होने से क्या होता है, उत्पादकता कम हो जाता है। इस प्रकार से एक चक्र के रूप में कार्य करने लगता है, जिसको हम गरीबी का दुष्चक्र कहते हैं। गरीबी के दुष्चक्र का पूर्ति पक्ष होता है। आइए इसको भी हम रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से जैसे यहाँ पे बना है, यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, रेखा चित्र के द्वारा या आप कह लीजिए चित्र के द्वारा इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए वही चीज़ है, यहाँ पर आप दिखाएंगे कि ये आपका पूंजी पक्ष है, सॉरी पूर्ति पक्ष है, जिसमें आप दिखाएंगे कि उत्पादकता क्या है, लो है, जिसके कारण क्या होगा, इनकम, आय कम होगी, आय कम से क्या होगा, बचत कम होगा, बचत कम होने से आपका जो निवेश या विनियोग होगा वो क्या होगा, कम होगा, और इसके कारण क्या होगा कि जो पूंजी निर्माण है आपका, पूंजी निर्माण इसमें क्या होगी, कमी हो जाएगी, और जिससे क्या होगा, उत्पादकता कम हो जाएगी। इस तरीके से ये चक्र के रूप में कार्य करता है। आप इसको आप चाहें तो इस तरीके से चक्र के रूप में बना सकते हैं, इस तरीके से, और इसको एरो लगा दीजिए ताकि समझ में आए कि ये चक्र किस तरफ घूम रहा है, इसके गति की दिशा क्या है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं चक्र घूम रहा है, और चक्र ये बता रहा है कि उत्पादकता कम होने से आय कम हो रही है, आय कम होने से बचत कम हो रहा है, बचत कम होने से निवेश कम हो रहा है, निवेश कम होने से पूंजी निर्माण कम हो रहा है, पूंजी निर्माण कम होने से उत्पादकता कम हो रही है। और ये जो है इसका गरीबी के दुष्चक्र का जो है पूर्ति पक्ष है। यहाँ पर आप पूर्ति पक्ष भी लिख सकते हैं। इस तरीके से ये एक कुचक्र जो है यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो गरीबी के दुष्चक्र का जो है दो दुष्चक्र हैं, यहाँ पर आप माघ पक्ष के रूप में, पूर्ति पक्ष के रूप में दो दुष्चक्र कार्य कर रहे हैं। दोनों जो है को हमने यहाँ पे अलग अलग समझाया है, ये दोनों संयुक्त रूप से भी जो है कार्य करते हैं। इन दोनों को एक में मिला दीजिए तो यहाँ पर क्या होगा कि चित्र ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर एक लाइन और बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो
हमने केवल मांग लिखा है, आय कम होने से मांग भी कम होती है और बचत भी कम होती है ना, दोनों कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जो हमारा इनकम होता है, आय होता है, ये होता है C+S, है ना। हमारी जो आय होती है उसको हम दो भागों में बांट देते हैं। एक तो उस आय को हम क्या करते हैं, अपने उपभोग पर व्यय कर देते हैं, जो भी हम वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करते हैं उस पर व्यय करते हैं, और उस आय का ही कुछ हिस्सा जो बचता है उसको हम क्या करते हैं, बचत के रूप में अपने पास रखते हैं, है ना। तो बचत और आपका उपभोग, उपभोग ही क्या करता है, डिमांड को जन्म देता है। उपभोग के कारण ही क्या करता है, व्यक्ति जो है डिमांड करता है, मांग करता है। तो इसीलिए जो है आय का क्या करेगा, वो या तो मांग करेगा या तो बचत करेगा। तो यहाँ मांग करेगा या तो बचत करेगा, तो यहाँ मांग या बचत के रूप में करेगा। फिर आगे वही चीज़ आएगी, मांग कम होने से या बचत कम होने से, दोनों से क्या होगा कि आपका जो निवेश होगा वो कम हो जाएगा, जिससे पूंजी निर्माण कम हो जाएगी और उत्पादकता कम हो जाती है, जिससे एक गरीब देश गरीबी की स्थिति में ही बना रहता है, क्योंकि ये कुचक्र चलता रहता है और एक गरीब देश को गरीबी की स्थिति में ही बनाए रखता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ और बता दूँ, इसको जो है देखने से निष्कर्ष रूप में मैं आपको बता दूँ कि इनमें क्या संबंध होता है। इसमें मुख्य शब्द जैसे आपका है आय है, आपका विनियोग है या निवेश है, जिसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, बचत है जिसको हम एस बोलते हैं। देखिए इनमें भी आपस में संबंध होता है, और संबंध कैसा होता है मैं आपको बता दूं कि ये देखिए आप कि यहाँ पर जो ये वाई होता है, ये वाई जो होता है ये आई का फलन होता है। आई इक्वल टू फंक्शन ऑफ आई, और आई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एस, और एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। ये तीन महत्वपूर्ण जो है इसमें संबंध होते हैं, जो यहाँ पे हम चक्र के रूप में दिखा रहे हैं आपको। यही चक्रीय संबंध, क्योंकि ये फलनात्मक संबंध इनमें होता है। आय जो है ये विनियोग का फलन होता है या निवेश का फलन होता है ना। क्योंकि निवेश जितना अधिक होगा या पूंजी निर्माण जितनी अधिक होगी उतना ही क्या होगा, आय में वृद्धि होगी, है ना। क्योंकि आय किस पे डिपेंड करता है, निवेश पर। निवेश बढ़ेगा, पूंजी निर्माण बढ़ेगा, तभी क्या होगा, आय में वृद्धि होगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप, निवेश बढ़ने से ही, पूंजी निर्माण बढ़ने से ही क्या होगा, आय में वृद्धि होगी, ठीक ना। क्योंकि ये जो है आय किस पे डिपेंड करता है, विनियोग पर डिपेंड करता है, क्योंकि आय विनियोग का फलन होता है। और विनियोग किस पे डिपेंड करता है, विनियोग डिपेंड करता है बचत पर, सेविंग पर। किस पे डिपेंड करता है, सेविंग पे डिपेंड करता है। आप देखिए जब आपका जो विनियोग है किस पे डिपेंड कर रहा है, बचत पर डिपेंड कर रहा है ना। बचत पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो C+S होता है, यहाँ C से क्या होता है, C से हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो प्रोत्साहित होता है ना। आप मांग अधिक करेंगे तो हम प्रोत्साहित होकर क्या करेंगे, विनियोग अधिक करेंगे, पूंजी निर्माण अधिक करेंगे, है ना। बाकी जो सीधा इफेक्ट डालता है वो बचत का डालता है ना। सीधा जो फलनात्मक संबंध होता है किससे होता है, बचत से होता है। अर्थात जो हमारा बचत होता है, उपभोग के अलावा जो बचत होता है उसको हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, विनियोग करते हैं उत्पादक कार्यों में, है ना। तो जो हमारा विनियोग होता है वो किस पे डिपेंड करता है, बचत पे करता है। उत्पादक या अनुत्पादक दोनों के लिए विनियोग। और बचत जो है, बचत देखिए, और किस पे डिपेंड करता है, बचत डिपेंड करता है आय पर। जितना अधिक आपकी आय होगी उतना अधिक होगा। तो बचत किसका फलन है, आय का। देखिए बचत किसका फलन है, आय का। तो इस तरीके से देखिए, आय विनियोग का, विनियोग बचत का, बचत आय का फलन होता है। फिर से वही उल्ट प्रक्रिया शुरू। अब आय किसका होगा ना, आय विनियोग का हुआ तो विनियोग किसका हुआ, बचत का। बचत किसका हुआ, आय का। आय किसका होगा, विनियोग का। फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है इनमें क्या होता है, एक चक्रीय जो है प्रकार समझिए संबंध होता है। इसी कारण ये ऐसे चक्र के रूप में चलता रहता है। और चूँकि ये गरीबी को और भी अधिक बढ़ाता है, इसीलिए इसको गरीबी का दुष्चक्र कहते हैं। तो ये जो है मैंने आपको गरीबी के दुष्चक्र के बारे में एक्सप्लेन किया, और इसका जो प्रमुख पक्ष है उसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसमें लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका कारण क्या है, गरीबी के दुष्चक्र का कारण क्या है। अल्प विकसित देशों में गरीबी के दुष्चक्र का कारण क्या है और इसको कैसे हम तोड़ सकते हैं, ठीक है।
आइए हम लोग बात करते हैं गरीबी के दुष्चक्र के कारण, अर्थात वे कौन से कारण हैं जो अल्प विकसित देशों में गरीबी के दुष्चक्र को जन्म देते हैं। तो इसमें जो है, आइए हम कुछ प्रमुख कारणों पर चर्चा करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से पहला नंबर हम बात कर लें कि पहला कारण क्या है, आर्थिक पिछड़ापन। दूसरा बात करेंगे कम बचत। तीसरा बात करेंगे जो हमारे संसाधन हैं उनका जो है अल्प विदोहन, संसाधनों का अल्प विदोहन। और यहाँ पर हम एक पॉइंट और ले सकते हैं जिसको हम गैर आर्थिक कारण के रूप में रख सकते हैं। ये तो आपके आर्थिक कारण हैं, एक हम इसमें गैर आर्थिक कारण को भी सम्मिलित कर सकते हैं, गैर आर्थिक कारण। देखिए, पहला पॉइंट है आर्थिक पिछड़ापन। इकोनॉमिक बैकवर्ड जो अल्प विकसित देश होते हैं वे वास्तव में क्या होते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वह बहुत ही निम्न होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है, बहुत ही पिछड़ा हुआ होता है, अविकसित होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो डेवलप नहीं होता। जो अवसंरचना होता है, चाहे आर्थिक अवसंरचना हो चाहे सामाजिक अवसंरचना हो, उनका विकास नहीं हो पाता है, उनका विकास नहीं हुआ रहता है। जिसमें हम बात करें विद्युत है, सड़कें हैं। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन सब में संचार है, इन सब में जो अल्पविकसित देश होते हैं ये सब उनका क्या होता है, बहुत ही पिछड़ा हुआ होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। और इसके कारण क्या है कि यदि वो विकास करना भी चाहते हैं तो विकास में गति नहीं मिल पाती। विकास में गति नहीं बन पाती मतलब विकास की गति बहुत ही धीमी चलती है। और धीमी चलने के कारण क्या होता है कि ये जो है यहाँ पे गरीबी पहले से ही विद्यमान रहती है। और धीमी आर्थिक विकास के कारण आर्थिक पिछड़ापन, धीमी विकास, जिसके कारण क्या है कि गरीबी जो कि बहुत बड़ी समस्या है, ये अपने आप जो है एक चक्र बना लेती है, कुचक्र बना लेती है और वो अपना घूमना शुरू कर देती है ना। उसमें ऐसी आंतरिक शक्तियाँ पाई जाती हैं जो एक दूसरे पे क्रिया करते हुए क्या करती है, वो चक्र बना लेती है। गरीबी से शुरू हो गरीबी पे ख़त्म होती है, अर्थात गरीबी चलती रहती है। और ये गरीबी का दुष्चक्र जो है इसको जन्म देती है। क्यों जन्म देती है? आर्थिक पिछड़ेपन के कारण। यदि आर्थिक पिछड़ापन न होता तो गरीबी को हम धीरे धीरे कम कर सकते थे, गरीबी के दुष्चक्र को जन्म नहीं देने देते। लेकिन आर्थिक पिछड़ेपन के कारण ही गरीबी जो है इतनी ज़्यादा व्यापक बन जाती है कि एक कुचक्र बन जाता है, दुष्चक्र बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि पिछड़ेपन के कारण ही क्या होता है, यहाँ पे उत्पादकता कम होती है, आय कम होती है, जिससे बचत कम होती है या मांग कम होती है, जिससे क्या होता है कि आपका जो है निवेश कम होता है, पूंजी निर्माण कम होता है। इस तरीके से एक चक्र कुचक्र बन जाता है गरीबी का, है ना। और उसका कारण कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है? उस देश का आर्थिक पिछड़ापन होना। ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे जो कारण लिखा हुआ है मुख्य रूप से ये है कम बचत। तो आपको पता ही है कि गरीबी के दुष्चक्र का सबसे प्रमुख कारण क्या कह सकते हैं आप? बचत का कम होना। क्योंकि आप देखिए तो गरीबी के दुष्चक्र रैगनर मार्क्स का आप पढ़ रहे थे अभी, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। क्या है उसका आप याद करिए। बचत लो होने के कारण क्या था?
बचत कम होने से क्या था, याद करिए आप, जो पूर्ति पक्ष के रूप में जो कुचक्र चलता था, बचत कम होने से क्या होता था, बचत कम होने से विनियोग हमारा कम हो जाता था। विनियोग कम होने से क्या होता था कि विनियोग कम होने से क्या होता था कि पूंजी निर्माण में कमी होती थी, जिससे जो है पूंजी निर्माण में कमी होने से उत्पादकता कम होता था, जिससे आय कम होती थी, आय कम होने से फिर से बचत कम होती है। इस प्रकार जो है एक गरीब देश, एक पिछड़ा हुआ देश जो है, जहाँ पे जो है एक प्रकार से कहिए कि पूंजी की समस्या है, जहाँ पे जो है गरीबी की समस्या है, और उस गरीबी के कारण ही जो है क्या हो रहा है, आय कम और बचत कम होने से क्या है कि ये अपना एक कुचक्र बना लेता है और ये चलना शुरू कर देता है, करना शुरू कर देता है, जिसको हम गरीबी का दुष्चक्र कहते हैं। तो गरीबी के दुष्चक्र के जन्म लेने का कारण क्या है, ये कम बचत का होना, ये भी एक प्रमुख कारण है। आर्थिक पिछड़ापन के अलावा जो है कम बचत का जो है होना अल्पविकसित देशों में, ये भी जो है गरीबी के दुष्चक्र का एक दूसरा प्रमुख कारण कह सकते हैं आप। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम बात करते हैं संसाधनों का अल्प विदोहन। देखिए जो भी अल्प विकसित देश होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो संसाधन होते हैं उनमें तमाम संसाधन ऐसे हैं जो कि आज तक जो है अछूते हैं, उनको टच नहीं किया गया, या फिर उनका विदोहन बहुत कम हुआ, अल्प हुआ। अल्प विदोहन के कारण गरीबी का एक दुष्चक्र जो है जन्म लेता है। क्यों लेता है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए जो संसाधन है, संसाधन चाहे वो मानवीय संसाधन हो चाहे प्राकृतिक संसाधन हो। मानवीय संसाधन की यदि हम बात करें तो मानवीय संसाधन भी श्रम शक्ति के रूप में जो है क्या करता है, उत्पादक कार्य में जो है, उत्पादन कार्य में क्या करता है, सहयोग देता है। लेकिन श्रम शक्ति तो अधिक है अल्पविकसित देशों में, जनसंख्या अधिक होने से श्रम शक्ति तो अधिक होती है। लेकिन समस्या क्या होती है, समस्या ये होती है कि उनको जो है जितनी भी श्रम शक्ति है सब जो है काम उनको नहीं मिल पाता, सबके हाथ में काम नहीं होता। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बेकार होते हैं, बेरोजगार होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में ये होता है कि यहाँ पर हम आपको बताएं कि ऐसी स्थिति में उनको रोज़गार न मिल पाने के कारण क्या है कि जो हमारे देश की आय है, उत्पादन है, उसमें कमी हो जाती है। और उत्पादन या आय में कमी होने से क्या होगा, फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि मांग कम होगा या बचत कम होगा, निवेश कम होगा, पूंजी निर्माण कम होगी, उत्पादकता कम होगी, फिर गरीबी की गरीबी बनी रह जाएगी। या फिर हम बात कर लें गरीबी के दुष्चक्र की बात कर लें, हम प्राकृतिक संसाधनों के अल्प विदोहन की बात कर लें। अभी मानवीय साधनों के अल्प विदोहन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पूर्ण मानवीय साधनों का जो है प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम थोड़ी मात्रा में ही क्या कर रहे हैं, रोजगार दे पा रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत सारे क्या हैं, बेकार हैं, बेरोजगार हैं। तो ये अल्प विदोहन हुआ श्रम शक्ति का। इसी तरीके से प्राकृतिक संसाधन जो है भरे पड़े हैं। भारत जैसे अल्प विकसित देश की हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसीलिए तो कभी कभी कहा जाता है कि स्टेटमेंट आता है भारत के संबंध में कि भारत एक धनी देश है। स्टेटमेंट क्या आता है, भारत एक धनी देश है, धनी देश है, किंतु यहाँ के निवासी निर्धन है, किंतु यहाँ के निवासी निर्धन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि भारत धनी देश है। क्यों धनी देश है, क्योंकि भारत में प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा हुआ है। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। प्राकृतिक संसाधन बोले तो जल है, वन है, खनिज पदार्थ है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीज़ें, कोयला है, इन सब से जो है हमारा देश भरा पूरा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत क्या है, एक धनी देश है। लेकिन इन संसाधनों का अनुकूलतम विदोहन नहीं हो पाया है आज तक।
अनुकूलतम विदोहन का मतलब ये हुआ कि प्रकृति को संरक्षित रखते हुए, यानी अनावश्यक, हमें किसी भी संसाधन का अनावश्यक जो है दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जितना आवश्यक है बस उतना ही हमको क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक उतना ही करना चाहिए जितना हमको आवश्यकता है। इसी को कहते हैं अनुकूलतम उपयोग। लेकिन अनुकूलतम उपयोग हमारे देश में जो है आज भी संसाधनों का नहीं है, जिसके कारण अल्प विदोहन केवल है। संसाधनों का क्या है, केवल अल्प विदोहन है। अल्प विदोहन के कारण क्या है कि यहाँ के तमाम लोग क्या हैं, वो बेरोजगार हैं, उनको काम नहीं मिलता, जो कि गरीबी के शिकार हैं। इसीलिए कहते हैं यहाँ के निवासी क्या हैं, गरीब हैं या निर्धन हैं, इसी के कारण। तो यहाँ के जब लोग निर्धन हैं अल्प विदोहन के कारण संसाधनों के, तो गरीबी क्या करती है, फिर वही मैंने आपको बताया, गरीब हैं तो गरीबी से क्या होगा, धीरे धीरे एक कुचक्र काम करेगा। गरीब है तो उसकी आय कम होगी, आय कम होगी तो उसकी मांग कम होगी, या बचत कम होगी, बचत कम होगी, या मांग कम होगी तो निवेश कम होगा, फिर आपका जो है पूंजी निर्माण में कमी आएगी, उत्पादकता कम होगा, फिर एक कुचक्र चलने लगेगा, काम करने लगेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम निर्धनता का, गरीबी का दुष्चक्र कहते हैं। तो जिसके जन्म लेने का कारण क्या है, संसाधनों का अल्प विदोहन। क्लियर हुआ। और लास्ट है गैर आर्थिक कारण। गैर आर्थिक कारण का मतलब है कुछ ऐसे भी कारण हैं, जैसे सामाजिक कारण है, धार्मिक कारण है, राजनीतिक कारण, ये सारे कारण भी जो है गरीबी के दुष्चक्र को जन्म देती है। जैसे मैं आपको बता दूं, सामाजिक कारण में जैसे आपका जातिवाद है ना, जातिवाद में जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा क्या करती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वे अपने स्तर के हिसाब से ही काम करना चाहते हैं, वो छोटा मोटा काम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो उनके जाति को क्या करता है, ठेस पहुंचाता है। उनके जो उच्च खानदान के, उच्च वर्ग के जो लोग हैं, उनको क्या करते, वो कहते हैं ये छोटा मोटा काम ये हम नहीं कर पाएंगे, है ना। उनके घर में तमाम लोग घर में हैं, घर की औरतें घर में बैठी हैं, काम नहीं करती हैं, क्योंकि वो उच्च खानदान की हैं, उच्च लोग की हैं, भले ही मध्यम वर्ग की हैं, वर्ग भले ही मध्यम है, गरीब है, लेकिन उनका जो जाति है वो उच्च है, इसलिए काम नहीं करते, जो कि गरीबी का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा मैं बात करूँ धार्मिक कारण की, यदि हम बात करें तो जिसमें भाग्यवादिता, लोग गरीब हैं तो गरीबी को दूर करने का प्रयास नहीं करते, उपाय नहीं करते, काम की तलाश नहीं करते, वो गरीबी को भगवान की देन मान लेते हैं, ईश्वर की देन मान लेते हैं। उनका मानना ये होता है कि हमारे भाग्य में ही है, विधाता ने हमारे भाग्य में गरीबी लिखी ही है, तो अमीरी कहाँ से आएगी। तो भाग्य को जो है उस पर अपने ईश्वर की देन मान लेते हैं, और उसी पे ईश्वर के सहारे बैठ जाते हैं कि चलिए ईश्वर को इच्छा होगी तो गरीबी दूर होगी, नहीं तो गरीबी ऐसे बरकरार रहेगी, तो कुछ करते नहीं। तो भाग्यवादी होने के कारण भी जो है एक व्यक्ति गरीब, वो गरीब ही बना रहता है और गरीबी का दुष्चक्र जो है जन्म लेता है। इस प्रकार से जो है इन तमाम कारणों के कारण जो है अल्प विकसित देशों में गरीबी का दुष्चक्र उत्पन्न होता है। अब आइए हम बात करते हैं गरीबी के दुष्चक्र को कैसे तोड़ा जाए, इसके क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक, आइए हम बात करते हैं गरीबी के दुष्चक्र को कैसे तोड़ा जाए। गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के क्या उपाय हैं, तो उसके हम कुछ प्रमुख उपाय यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला उपाय है एस फॉर सेविंग है, बचत में वृद्धि करना। और बचत में वृद्धि करके क्या करना कि उसका जो है उत्पादक कार्यों में आई फॉर इन्वेस्टमेंट करना। बचत से क्या होता है, विनियोग में वृद्धि होती है। तो बचत में क्या करना है, हमको वृद्धि करना है। बचत जब हम बढ़ाएंगे और उस बचत को हम क्या करेंगे, उत्पादक कार्यों में जो है विनियोग करेंगे। देखिए दो तरह के कार्य होते हैं, एक उत्पादक कार्य, एक अनुत्पादक कार्य, है ना। उत्पादन दो तरह का होता है, जो विनियोग हमारा होता है दो तरह से होता है। हम उत्पादक कार्य के लिए कर रहे हैं विनियोग की, अनुत्पादक कार्य के लिए कर रहे हैं। तो हमको करना क्या है, अनुत्पादक कार्यों के करने से क्या होगा, गरीबी का दुष्चक्र नहीं टूटने वाला है। गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए हमें उत्पादक कार्यों में क्या करना पड़ेगा, उस बचत को विनियोग करना पड़ेगा। विनियोग बढ़ने से क्या होगा, फिर वो कुचक्र टूट जाएगा। बचत बढ़ने से विनियोग जब बढ़ेगा तो कुचक्र टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि अब उल्टा शुरू हो जाएगा। वो
वहाँ से चक्र जो चल रहा है वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। क्यों बिखरेगा? क्योंकि जब विनियोग में कमी होने से पूंजी निर्माण में कमी होती है। अब विनियोग बढ़ने से पूंजी निर्माण में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, जिससे उत्पादकता वृद्धि हो जाएगी। जब उत्पादकता बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, तो क्या होगी? गरीबी खत्म हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से वो कुचक्र को हम तोड़ सकते हैं। वैसे कुचक्र तोड़ना जो है, गरीबी का दुष्चक्र तोड़ना, ये बहुत आसान कार्य नहीं है, लेकिन ये जो है असंभव भी नहीं है, इसको तोड़ा जा सकता है ना। क्योंकि रैनन-नक्स ने जो है इस पर विचार किया कि जो तमाम जो विकसित देश जो जिन्होंने विकास की उच्चतम सीमा को हासिल किया, वे भी क्या थे? पहले अल्प विकसित थे, लेकिन वो अल्प विकसित से विकसित हो गए। इसका मतलब है कि उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने जो है गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ा होगा। इसका मतलब है गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा कठिन कार्य है ना, लेकिन उसको हम तोड़ सकते हैं। तो पहला ये उपाय हो गया। दूसरा उपाय क्या है कि बाज़ार का निरंतर विस्तार करना, है ना। चूँकि बाज़ार जो संकुचित होते हैं, छोटे जो बाज़ार होते हैं, छोटे पैमाने के जो बाज़ार होते हैं, बाज़ार संकुचित रहते हैं, तो जिससे मांग पूर्ति सब कुछ संकुचित रहता है, जिससे जो है गरीबी का दुष्चक्र बना रहता है। उसको तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि बाज़ारों में क्या करना पड़ेगा? बाज़ारों का निरंतर हमको क्या करना पड़ेगा? विस्तार करना पड़ेगा। जब बाज़ारों का विस्तार होगा तो मांग पूर्ति में वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा कि हमारा जो है गरीबी के दुष्चक्र को हम तोड़ सकते हैं। पिछड़ेपन को दूर करना, जो भी हमने अभी बताया आपको, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कमज़ोर है, पिछड़ा हुआ है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा? उसका विकास करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा उसको। जब हमारा पिछड़ापन दूर हो जाएगा तो क्या होगा? निरंतर जो है फिर हम विकास के मार्ग में तेज़ी से बढ़ेंगे और गरीबी का दुष्चक्र जो है टूट जाएगा। और हम बात करते हैं, अगला सबसे प्रमुख कारण यहाँ पे उपाय है कि जनसंख्या को नियंत्रित करना। बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या वो गरीबी का प्रमुख कारण है। तो गरीबी के दुष्चक्र को बनाए कौन रखता है? बढ़ती हुई जनसंख्या। तो इसलिए गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ना है तो हमें जनसंख्या पर भी उचित नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी गरीबी के दुष्चक्र को हम तोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपका राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक कुशलता, है ना। राजनीतिक और प्रशासनिक जो है स्थिरता और कुशलता के द्वारा भी गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ सकते हैं। यदि राजनीतिक स्थिरता है, सरकारों में स्थिरता है, तो वो क्या करेंगे? वो जो है एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, एक लक्ष्य बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे गरीबी को दूर करने के लिए। तो गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए जब सरकार द्वारा रणनीति बनाई जाती है तो उससे क्या होता है कि वो जो है धीरे धीरे गरीबी का दुष्चक्र जो है उसको तोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कुछ उपाय लिखे हैं जिसके द्वारा गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।